दोस्तों, जीवन सबका एक जैसा नहीं होता। गरीब परिवार में जन्म लेना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब परिवार में ही मर जाना ये केवल और केवल आपकी ही गलती है। जीवन को कोसते रहना और हालात को जिम्मेदार ठहराना बहुत ही सरल होता है और दुनिया के अधिकतर लोग यही करते हैं। लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हालात के सामने झुकते नहीं है, बल्कि हालात को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। और आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिसमें एक अनाथ बच्चे ने अपने दम पर 22 लाख करोड़ की कंपनी का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। जी हाँ, 22 लाख करोड़ की कंपनी। ये शख्स अपने सामने आने वाली मुसीबतों के सामने झुका नहीं, बल्कि उन मुसीबतों को ही उसने अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लुई विटोन की, जो कि एक कंपनी का नाम भी है और एक इंसान का नाम भी है। इस इंसान ने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसकी ब्रांड वैल्यू आज करीब 22 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करीब 22 लाख करोड़ की इस कंपनी की नींव रखने वाले इंसान के पास बचपन में अपना सर ढकने के लिए छत तक भी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, जब भी लोग कामयाब लोगों को देखते हैं तो उनकी बुलंदी, शोहरत और मुकाम को देखते हैं, लेकिन उस मुकाम पर पहुंचने के लिए वो जिन जिन कठिनाइयों का सामना करता है उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम आपको लुई विटोन की वो अनसुनी कहानी बताने जा रहे हैं जो शायद आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुनी होगी। इसके लिए चलिए आपको आज के समय से थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। दोस्तों, ये बात है 19वीं शताब्दी की, जब एक बच्चा जिसके पास ना घर था ना खाने के लिए खाना, बस कुछ था तो सिर्फ एक सपना कामयाबी का और शोहरत की ऊंचाइयों को छूने का। लुई बचपन से ही अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे। वो इस गरीबी की रेखा को तोड़कर जीवन में नई बुलंदियों को छूना चाहते थे, लेकिन अभी तो उनके खाने के लिए भी लाले पड़े हुए थे। इसलिए खाने के लिए पैसा कमाने के लिए लुई विटोन कारीगरों और कलाकारों के साथ काम किया करता था। इसमें उसकी आमदनी केवल इतनी होती थी कि बस 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था हो सके, लेकिन हुनर उसे वहाँ से इतना मिला जिसके बलबूते पर उसने कई बिलियन डॉलर की एक कंपनी खड़ी कर दी। बात करें अगर इनके बचपन की, तो दोस्तों लुई विटोन फ्रांस के एंचे नामक एक गाँव के गरीब परिवार में 4 अगस्त साल 1821 को पैदा हुए थे। इनके पिता एक किसान थे और माताजी टोपियां बनाने का काम किया करती थी। ये वो दौर था जब फ्रांस नेपोलियन की लड़ाइयों के कारण हुए नुकसान से उबर रहा था। लड़ाइयों की वजह से सभी किसानों की हालत खराब हो चुके थे। लुई विटोन का परिवार भी अब उन्हीं किसानों में से एक था। इसलिए लुई विटोन को बचपन से ही अपने पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ती थी। वो सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम किया करते थे, जानवरों को चराया करते थे और साथ ही लकड़ियां इकट्ठा किया करते थे। लेकिन इन सारी चीजों में उन्हें कोई खास परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी ही थी। दरअसल जब लुई विटोन 10 साल के हुए तो उनकी माताजी का देहांत हो गया। उनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। अब इसको आप उनकी बदकिस्मती कहो या खुशकिस्मती, और उनकी सौतेली माँ ऐसी थी जैसे आप किसी मूवी में देखते हैं। दरअसल उनकी ये माँ लुई को ना ठीक से खाना देती थी और ना ही चैन से रहने देती थी। उसने लुई विटोन के जीवन को नर्क से भी बदतर बना दिया था। लुई ने सब कुछ समय तक तो सहा, लेकिन जब सारी हदें पार हो गई तो अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर हो गए और मात्र 13 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर पेरिस पहुंच गए। अब वो पेरिस तो पहुंच गए थे, लेकिन इनकी जेब में ना तो पैसे थे और ना ही खाने के लिए कोई सामान। लेकिन कुछ समय बाद पेरिस में इनकी किस्मत इनके ऊपर कुछ मेहरबान हुई और उन्हें आर्टिस्ट और कारीगरों के पास जॉब मिल गई और यहीं पर ये मेटल, पत्थर, लकड़ी और कपड़ों का काम सीखते रहे। इस नौकरी में इन्हें केवल इतने पैसे मिलते थे जिससे कि अपना पेट पाल सके, लेकिन रहने के लिए छत का इंतजाम इनके लिए अभी तक भी नहीं हुआ था। ये अपनी रात एक कंबल ओढ़कर खुले आसमान के नीचे लकड़ियों पर ही गुजारते थे, लेकिन अब यहीं से उनका समय पलटने वाला था। दरअसल इसी समय इंडस्ट्रियल क्रांति के चलते पेरिस में ट्रेनों की शुरुआत हो चुकी थी, जिसके कारण यात्रा करना बहुत ही सरल हो चुका था। लोग ट्रेन का सफर दिल खोलकर किया करते थे, लेकिन एक समस्या अभी भी बरकरार थी और वो थी सामान लेकर जाने की, क्योंकि ट्रेन में लोग कपड़े, फर्नीचर और पेंटिंग जैसे सामानों को लेकर जा रहे थे, जिन्हें ले जाने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लोगों की प्रॉब्लम कारीगरों के लिए एक बड़ा अवसर था, जिसमें कारीगरों ने लकड़ी के बड़े बड़े बॉक्स बनाना भी शुरू कर दिया ताकि लोग अपना सामान इन बॉक्स में रखकर ले जा सके। अब यहाँ लुई विटोन को अपने लिए इसमें एक बड़ा मौका दिखाई देने लगा, क्योंकि कई प्रकार की कारीगरी का काम कर लेते थे, जैसे मेटल, पत्थर, लकड़ी को तराशकर। बस अब इन्हें तलाश थी तो सिर्फ मौके की, और वो मौका मिला इन्हें मिशिया मैरिचेल से। मिशिया मैरिचेल ने लुई विटोन को अपनी दुकान पर कारीगर के रूप में नौकरी पर रख लिया। यहाँ पर भी इन्हें पैसे कुछ खास नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हीरे को जब तक घिसा नहीं जाएगा वो चमकेगा कैसे। बस लुई विटोन इस दुकान पर अपने हीरे चमकाने में लगे हुए थे। इनकी मेहनत ने रंग दिखाया और मिशिया मैरिचेल के अधिकतर क्लाइंट्स के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले बॉक्स मेकर बन गए। अब इनका काम अच्छा चलने लगा था। उनकी शोहरत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी और बहुत ही जल्द वो इतने अधिक पॉपुलर हो गई कि फ्रांस की महारानी ने इन्हें अपना निजी बॉक्स मेकर बना लिया। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अच्छे समय की भी बुरी बात ये होती है कि वो बदलता जरूर है, और अभी लुई विटोन का वक्त अच्छा गुजर रहा था। वो दिनों दिन और भी चर्चित होते जा रहे थे। 1 साल तक महारानी का निजी बॉक्स मेकर का काम करने के बाद लुई विटोन ने अपनी खुद की शॉप खोलने का फैसला लिया और इस तरह से शुरुआत हुई लुई विटोन कंपनी की, जिसे आज हम एलवी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, उस समय चमड़े के सिर्फ आयताकार बॉक्स बनाए जाते थे, जिनका ऊपरी भाग वक्राकार होता था ताकि बॉक्स के ऊपर कोई भी चीज ना ठहरे और बॉक्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन यहाँ एक समस्या और थी, और वो ये कि इन बॉक्स को एक के ऊपर एक नहीं रख सकते थे और रखरखाव के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती थी। पर इन दोनों ही परेशानियों को लुई विटोन के विचार ने समाप्त कर दिया। लुई विटोन का ये विचार बॉक्स इंडस्ट्री में किसी क्रांति से कम नहीं था। इन्होंने चमड़े के बजाय कैनवास का प्रयोग करना शुरू किया, जो कि लेदर की तुलना में टिकाऊ, हल्का और सबसे ज्यादा वाटरप्रूफ भी होता था। इससे बॉक्स को रेगुलर आकार में बनाना शुरू कर दिया गया और अब इन बॉक्स को एक के ऊपर एक रखा जा सकता था। इसके साथ ही ये बॉक्स दिखने में भी काफी आकर्षक और मॉडर्न लगते थे। लुई विटोन के एक आइडिया ने उनका जीवन पूरी तरह से बदल कर रख दिया
और महज 2 साल के भीतर ही लुई विटोन के बॉक्स लोगों के बीच आम हो चुके थे। अब लुई विटोन ने बॉक्स से आगे बढ़कर हैंडबैग भी बनाने का फैसला लिया। उस समय के हैंडबैग्स लोगों के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं थे। उन बैग्स को लोग सिर्फ मजबूरी में ही इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन लुई विटोन को पूरा विश्वास था कि वो कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। इनके बैग लेदर की जगह पर कैनवास के होते थे और उन्होंने इसी का फायदा उठाया। कैनवास पर नए और शानदार डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। इनके इस आइडिया से लोगों की सोच हैंडबैग को लेकर पूरी तरह से बदल गई और अब महिलाओं ने अपने कपड़ों को हैंडबैग के साथ मैच कराना शुरू कर दिया। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन लुई विटोन अब भी कुछ नया करना चाहते थे, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। लेकिन इस समय उन्होंने अपने बेटे जॉर्ज विटोन की मदद मांगी। पिता की तरह ही बेटे का आइडिया भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। जॉर्ज ने बैग पर लॉक लगाने का आइडिया अपने पिता को दिया, क्योंकि उस वक्त बैग पर लॉक नहीं हुआ करते थे। जॉर्ज विटोन ने लॉक के साथ बैग पर पैटर्न बना दिया और बैग बिल्कुल एक खजाने की तरह लगने लगा था। इसके साथ ही बैग की हिफाजत भी बढ़ चुकी थी। फिर से एक बार लुई विटोन के बैग की मांग ऊंचाइयों को छूने लगी थी, लेकिन कहते हैं ना कि समय हमेशा अच्छा नहीं रहता। तभी फ्रैंको पर्शियन वॉर के चलते लुई विटोन का काम बंद पड़ गया और न सिर्फ काम बंद पड़ा बल्कि इन्हें अपने घर को छोड़कर वापस शहर जाना पड़ा। लुई विटोन फिर से एक बार बेघर हो चुके थे, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे, क्योंकि इस बार उनका परिवार भी उनके साथ था। इसके बाद बाकी के शरणार्थियों के साथ ही एक बेहद ही तंग जगह पर रहने लगे, जहाँ पर इन्हें और इनके परिवार को खाना भी ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा था। जब युद्ध समाप्त हो गया तो ये फिर से अपने परिवार के साथ अपने घर पर आ गए, लेकिन तब तक इनके घर का हर एक सामान चोरी हो चुका था और वर्कशॉप भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। लुई विटोन ने अपने बचाए हुए पैसों से अपनी वर्कशॉप को ठीक किया और दुकान के लिए एक नए स्थान की खोज में लग गए। इन सब चीजों के बीच में सबसे अच्छी बात यह हुई कि युद्ध के कारण प्रॉपर्टी के दाम भी लुढ़क चुके थे, जिसमें लुई विटोन को दुकान शहर के भीतर ही काफी अच्छे दाम में मिल गई और दुकान खोलने के महज 6 महीने के भीतर ही लुई का काम फिर से पहले की तरह ही पटरी पर आ गया। लेकिन इन अपने काम को न सिर्फ पटरी पर ही लाना था बल्कि तेजी से चलाना भी था। इसलिए लुई विटोन ने तकनीक का प्रयोग अपने काम में करने के बारे में सोचा और अपने बैग्स पैटर्न प्रिंट करना शुरू कर दिया और इसी वजह से उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर को काफी पीछे छोड़ दिया। इनके इस नए और बेहतरीन पैटर्न प्रिंटिंग ने बाजार में धूम मचा दी थी। अब लुई विटोन के पास न सिर्फ अपने देश से बल्कि विदेशों से भी ऑर्डर आने लगे थे। अपने बैग्स की बढ़ती हुई डिमांड को देखकर लुई विटोन ने अपना एक शोरूम लंदन में भी खोल दिया और इसी के साथ शुरुआत हुई लुई विटोन ब्रांड की पूरी दुनिया में विस्तार की। उस दौर में लुई विटोन अकेले एक ऐसे डिजाइनर थे जिनके प्रोडक्ट अपने देश से लेकर विदेशी अमीरों के घरों तक में पाए जाते थे। इसलिए अब लुई विटोन ने अपनी कंपनी का सामान खरीदना आसान बनाने के लिए कंपनी का कैटलॉग जारी करने के बारे में विचार किया और ये साल था 1892, लेकिन दुर्भाग्यवश इसी साल इनका निधन हो गया। 27 फरवरी 1892 को लुई विटोन इस दुनिया से जा चुके थे और जब इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तब इनकी उम्र 72 वर्ष थी। इनकी मृत्यु के बाद इनके बेटे जॉर्ज विटोन ने कंपनी को संभाल लिया और जॉर्ज विटोन ने अपने पिता की याद में एलवी का मोनोग्राम जारी किया, जिसे आज हम सभी देखते हैं। लुई विटोन तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी बनाई कंपनी आज लग्जरी फैशन की लिस्ट में पहले स्थान पर आती है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीबन 22 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो चुकी है और लगातार इसकी कीमत बढ़ती ही जा रही है। पर ये लुई विटोन की कड़ी मेहनत का ही नतीजा था कि जो ये कंपनी आज इस मुकाम पर खड़ी है। तो दोस्तों, आपको लुई विटोन की सक्सेस स्टोरी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइए कि क्या आप इस तरह की और भी सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले शनिवार को शाम 6 बजे। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।